Yes, hello everyone. This is Jyoti Shukla. Welcome to all in this channel. Let's study basics with me. So friends, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग ये बीपीएससी की जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पार्ट हमने बनाया था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 35-36 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये आप प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हो जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी हमने बेसिकली दो पार्ट्स कवर किए हैं। इसमें बेसिकली दो चीज़ें एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक है वैदिक एज। तो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये सब क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर के देखिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने 36 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द 37th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखो लोथल जो है वो गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। लोथल जो है एक पोर्ट एरिया था उस समय पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते थे जितनी भी चीज़ें थी। कालीबंगन की बात करते हैं तो ये राजस्थान में दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा, काली का मतलब हो गया काला, बंगन यानी बैंग, ये बैंगल जो है उससे लिया गया है। तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। यहीं पर हमें जो है ये जुते हुए खेत वगैरह देखने को मिलते हैं। रोपड़ हरियाणा दिया हुआ है, ये हरियाणा में नहीं है। रोपड़ जो है वो हमें पंजाब में देखने को मिलता है। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला भी ऑप्शन हम देख लेते हैं, आलमगीरपुर दिया है उत्तर प्रदेश, तो ये भी सही है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पश्चिमी सबसे पूर्वी एरिया जो है वो देखने को हमें मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको हिंडन नदी के किनारे ये एरिया देखने को मिलता है। हिंडन नदी के किनारे, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ओके, नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन इज सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल धौलावीरा के संबंध में सही कथन नहीं है। 38th नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल धौलावीरा के संबंध में कथन सही नहीं है। तो धौलावीरा के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो वैरी नहीं करता है। तो फर्स्ट इज यहाँ से शैलकृत स्थापत्य की प्रमाण मिले हैं, तो बिल्कुल सही है। यह राजस्थान में अवस्थित है। धौलावीरा जो कि बहुत ही फेमस है, और ये राजस्थान में नहीं जबकि गुजरात में ये स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, और गलत है तो यही हमारा सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, वेट, कथन सही नहीं पूछा है ना, हाँ बिल्कुल। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी इसका पढ़ लेते हैं। यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ नगर 3 भागों में विभाजित था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान में नहीं गुजरात में है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा सीवेज सिस्टम जो है वो डेवलप था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो 39th नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल वहां से प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान कीजिए। वृषभ मुद्रा, मोहनजोदाड़ो में वृषभ की मुद्रा देखने को मिलती है, यानी कि एक मुद्रा थी जिस पर वृषभ छपा हुआ था, बैल छपा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। मृड पट्टिका, ये देखो मिलान है, मतलब मिलान पूछा है तो ये मिला हुआ है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता, ये कालीबंगा में ही देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे R37, ये समाधान था जो कि हड़प्पा में देखने को मिलता है। सामने सामने सभी मिले हुए हैं, कुत्ते के मालिक के साथ दफनाया गया था, तो रोपड़ में। यानी 1 2 3 4 सामने सामने सभी सही हैं, तो यानी ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। पहला है पशु शेर के अवशेष अभी तक सैंधव सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि उस समय शेर के अवशेष सैंधव सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। पशु, घोड़ा, गाय, सींग, ऊंट का अंकन इस संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो बिल्कुल सही है। हमें ऊंट वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य इस संस्कृति से ही मिलते हैं, ठीक है, ये भी सही है। प्राचीनतम साक्ष्य में चांदी के देखने को मिलते हैं। फोर्थ है इस संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 40 का डी आंसर सही है। 41 में आते हैं, वह सैंधव कालीन पुरास्थल जहां से द्विशव संस्कार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यानी 2 शव को एक साथ
रख करके उनका संस्कार किया जाता था। तो ये लोथल और कालीबंगा में देखने को मिलता है। लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और कालीबंगा जो है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। तो लोथल जो है वो गुजरात में, तो यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। रोपड़ बनावली, रोपड़ जो है वो आपको पंजाब में देखने को मिलता है, बनावली हरियाणा में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। संघोल व मोतीथल ये भी नहीं है, लोथल व अली मुराद ये भी नहीं है। तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 के बाद आते हैं 42 नंबर। देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करना है। ज़्यादा क्वेश्चन हम जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना बेटर है हमारे लिए। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा संस्कृति की लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देखिए हम जो लिखते हैं, हमारी जो देवनागरी लिपि है वो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ये जो है उस समय पर हड़प्पा संस्कृति के समय में वस्त्रोफेदन जो है वो पद्धति थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि जो है वो हम बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि ये वस्त्रोफेदन जो था वो बाएं से, ये दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सैंधव सभ्यता के स्थल जहां तथा उसके उत्खननकर्ता, तो कौन उसको खुदवाया था? धौलावीरा जेपी जोशी, बिल्कुल सही है। धौलावीरा जो कि हमें गुजरात में देखने को मिलता है। लोथल SR राव, ये भी गुजरात में देखने को मिलता है साइट, और ये SR राव ने खुदवाया था। हड़प्पा राखलदास बनर्जी, देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी, खुदवाया था। तो यही आपका गलत हो जाएगा। संदेह उसके उत्खननकर्ता का सही युग्म है। और उसके बाद आप देख सकते हो रोपड़ यज्ञ दत्त शर्मा, तो ये भी आपका सही है। फोर्टी नंबर क्वेश्चन। वेट, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। राखादास बनर्जी, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, ये भी आपका नहीं होगा। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आप देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, बनावली। तो महान स्नानागार अगर हम देखें तो ये मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। 44 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 44 का बी। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। अच्छा, ये हड़प्पा राखलदास बनर्जी, देखिए इसमें ये 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इसके उत्खननकर्ता का सही युग्म है, कौन सा सही है? तो धौलावीरा नहीं सही है, लोथल नहीं सही है, हड़प्पा वाला जो है वो सही है। तो ये 1921 में हुआ था, ये सही है। 43 का सी नंबर। 44 में आपने देख लिया मोहनजोदाड़ो जो है वो सही है। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सैंधव सभ्यता के पतन के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। SR साहनी, भूगर्भिक परिवर्तन, ये सही है, यानी कि सामने ही मिला हुआ है। जॉन मार्शल, प्रशासनिक शिथिलता, इन्होंने कहा था कि जो इसका पतन है वो प्रशासनिक शिथिलता के कारण, यानी प्रशासनिक जो है ढांचा वो सही तरीके से नहीं था। RL स्टाइन ने जो है वो बोली थी जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ था। और अर्जिस्ट मैकी और जॉन मार्शल का कहना था कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। तो आप देख सकते हो 1 2 4 3 कहाँ पर है? 1 2 4 3, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में टीन कहाँ से आयात किया जाता था? तो टीन जो है उस समय पर अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा जाता था? तो उसका नाम होता था R37। तो ये आपका सही हो जाएगा। 47 के बाद आते हैं 48 नंबर पर। सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में द्रविड़ों को निम्न में से कौन मानता है? तो द्रविड़ों को अगर आप देखो तो राखलदास बनर्जी, गार्डन चाइल्ड, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, HEJH मैके, तो ये राखलदास बनर्जी जो है वो इनको द्रविड़ों के रूप में मानते हैं। तो 48 का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 48 के बाद आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 में आप देख सकते हो सैंधव सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथ से बना हुआ सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला? तो ये आपको मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े के वस्त्र जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि साक्ष्य में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कथन गलत है? तो सैंधव सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था, तो सही है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सैंधव सभ्यता से था, तो ये भी सही है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी,
तो ये भी सही है। ग्रिड पद्धति यानी कि जो सड़कें थी वो समकोण पर मिली हुई थी, तो एक ग्रिड बनाती हुई, जैसा कि आज के समय में ग्रिड पद्धति देखने को मिलती है, वैसी पद्धति उस समय पर देखने को मिलती थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पाई सभ्यता से प्रचलित नहीं थी, तो ये गलत है क्योंकि उस समय पर भी ये चीज़ें जो है वो प्रचलित दिखाई पड़ती है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 51 में आते हैं, कौन सा कथन सही है? संभव सभ्यता से केवल पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नहीं, सिर्फ पशु पक्षियों के नहीं बल्कि पशुपति देवता और मातृ देवी की भी मूर्तियां हमें देखने को मिलती है, तो ये गलत हो जाता है। सैंधव सभ्यता की मृण मूर्तियों में नर की अपेक्षा सर्वाधिक नारी की मृण मूर्तियां प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही है। नर कम दिखते हैं, नारियां ज़्यादा दिखती हैं, इस वजह से इसको ये जो है मातृ सत्तात्मक समाज भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको ऐसा कहते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी केवल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 52 में आते हैं, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बिल्कुल सही है। अगर हम वैदिक काल में जाते हैं तो उस समय पर लोग जब लड़ाई करते थे उस समय पर हेलमेट का प्रयोग करते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लिए ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, यानी खुदाई से प्राप्त नहीं होता है और हमारे पास साक्ष्य नहीं है, तो हम ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। दूसरा है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जब थी उस समय पर उसे कांस्य युगीन कहा जाता था, यानी कि उस समय पर हमें कॉपर देखने को मिलते थे। ताम्र और ये कॉपर जो है, तांबा और कांसा, ये दोनों देखने को मिलता है, लोहा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, अच्छा आप दूसरा अगर ऑप्शन गलत कर देते हो, देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपके पास केवल 1 और 1 3 4 मिलता है, तो चौथा भी आप देख लीजिए। सैंधव सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो बिल्कुल सही है, यानी कि 1 3 4 जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमने नहीं देखा, तीसरा भी देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन में आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 3 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए घोड़े वाला जो है वो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में, ऋग्वैदिक काल में वाजपति होता था, तो वाजपति जो है वो ग्राम के मुखिया को वाजपति कहते थे ऋग्वैदिक समय में। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत आई थी? तो ये हमें कस्सी अभिलेख से प्राप्त होता है, पता चलता है कि ईरान के इसके बारे में। 55 में आते हैं, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बदला है? तो आर्यों के का मूल स्थान जो इन्होंने कहा है वो मध्य एशिया में के बारे में कहा है, मध्य एशिया के। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। इस बुक में इसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में चर्चा किया है। नेक्स्ट आते हैं 56 नंबर, ऋग्वेद में आर्यों कि जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें शामिल नहीं है। देखिए 5 कबीले हैं, तो उसमें पुरु आता है, यदु आता है और अनु आता है, लेकिन अकिन्न नहीं आता है। आपको मैं बता दूं, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ध्रुव आता है, तो ये आपको 5 कबीले देखने को मिलते हैं, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 57 में, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ। आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम सैंधव प्रदेश में बसना आरंभ किया। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, बिल्कुल सही है, यानी 57 का तीसरा, यानी कि 57 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 58 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण का वर्णन मिलता है? तो ये ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है, सबसे पुराना वेद यही है। 59 में आते हैं, ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य कथन है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास विषय के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं, इसमें राजनीतिक के बारे में नहीं है, बल्कि वेदों के उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण के बारे में है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और असत्य पूछा है तो ये कि आपका सही भी हो जाता है। 10 मंडल है, ये तो सही है। 10,552 ऋचाएँ हैं, ये भी सही है। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये भी आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 59 का आपका जो सही आंसर है वो 59 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, आर्यों के राजनीतिक के बारे में तो पता चलता है, ठीक है, आर्यों का जो राजनीतिक है
उसके बारे में तो पता चलता है, लेकिन हमें चौथा ऑप्शन भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है वो हमें ऋग्वेद नहीं बल्कि हमें यजुर्वेद से पता चलते हैं। ठीक है, तो 59 का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 59 के बाद 60 में आते हैं, सही सुमेलित नहीं है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, सही है। हस्तलिखित ऋचाएं 8वें मंडल में है, ये भी सही है। 4 वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ये भी सही है। सोम को समर्पित 7वां मंडल, ये गलत है क्योंकि सोम को जो समर्पित है वो 9वां मंडल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 61 में आते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो किस नदी का अगर हम बात करते हैं तो सिंधु नदी। उस समय सिंधु नदी जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास में ही ये पूरा रीजन जो है वो देखने को हमें मिलता है, ज़्यादातर गंगा यमुना और ये सिंधु वाला रीजन। तो सिंधु नदी का बहुत ज़्यादा बार उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद को किस ईरानी ग्रंथ के समान माना जाता है? तो ये जिंद अविस्ता ये एक ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ, इसके समान इसे माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 63 में, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली हैं। देखो यहाँ पर वैद्य के बारे में दिया हुआ है, तो कवि अंगिरस, यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो अगर ऋग्वेद के मंडल के बारे में पूछेगा तो ये ऋग्वेद के पहले ही मंडल में दिया गया है। 64 में आते हैं, वैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम दिया गया है। देखिए, परुष्णी नदी जो है वो रावी नदी को कहते हैं, यानी बी का 4 आप मिलाइए, बी का 4 कहाँ पर है? बी का 4 इन दोनों में से हो सकता है, यानी ए और बी ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। सतुद्री जो है वो सतलज नदी है, यानी कि डी का तीसरा ऑप्शन देखिए इनमें से ये है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हम इसे मिला सकते हैं, पहले का पहला, दूसरे का चौथा। देखिए, वितस्तता जो है वो झेलम हो गया, दूसरे का चौथा हो गया, विपाशा जो है वो व्यास नदी का हो गया। 65 में आते हैं, अफगानिस्तान का वर्तमान वह नदी जो ऋग्वेद में उल्लिखित है। तो अफगानिस्तान में कुर्रम और काबुल नदियां जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमें ऋग्वेदिक काल में भी देखने को मिलती हैं। राजशेखर ने किस नदी को आर्यवर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? तो नर्मदा नदी जो है इसको दक्षिण और उत्तर, आर्यवर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा उन्होंने माना था। 67 नंबर में आते हैं, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऋग्वेद में जो मरुस्थल के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था वो धन्व शब्द था, इस नाम से इसे पुकारा जाता था। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आर्यों के लिए ब्रह्मर्षि देश संबंध था। तो आर्यों के लिए जो ब्रह्मर्षि देश की बात करते हैं कि ब्रह्मर्ष से हम किस रीजन को हम जानते हैं, तो वो पहला हो जाएगा, यानी गंगा यमुना का क्षेत्र। जो आर्य थे वो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ही रहते थे, इसलिए इसे ब्रह्मर्ष प्रदेश कहा जाता था। आर्यों के विजयी होने के कारणों में कौन शामिल नहीं है? घोड़े चलित रथ, बिल्कुल सही है, घोड़े पर सवार होकर के वो युद्ध करते थे। कांसे के अच्छे उपकरण अवेलेबल थे, बिल्कुल सही है। कवच भी वो पहनते थे, यानी हेलमेट वगैरह लगाते थे ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। गाय वो पूजा करते थे, गाय को वो एक पवित्र पशु मानते थे, उनको देवी मानते थे। अघन्या शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन उनकी अगर विजय के बारे में बोला जाए तो विजय से गाय का कोई संबंध नहीं होगा, तो यही गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, बिल्कुल सही है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है, तो ये भी आपको सही है, यानी 70 का जो सही ऑप्शन है दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 71 में आते हैं, दसराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दसराग युद्ध जो कि रावी नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है, तो 71 का जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वें मंडल में देखने को मिलता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम, तो उस समय जो था वो कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र, यानी कि सबसे पहले सबसे अंतिम में आएगा आपका राष्ट्र, यानी कि 72 का जो सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई थी कुल, उसके बाद ग्राम होती थी, उससे बड़ी विस, उसके बाद जन, और सबसे बड़ा होता था राष्ट्र, जैसा कि आज भी हमें देखने को मिलेगा कि राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। 73 में आ जाते हैं, सही मिलान कीजिए। तो ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद में हम क्या करते थे? ईश्वर की महिमा का गुणगान करते थे, यानी पहले का दूसरा हो जाएगा। सामवेद में संगीत था, तो यहाँ से मिलाइए, सी का पहला। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, सी का पहला पता है, तो यही से आपका सही हो जाएगा। वहीं पर आप
यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है वो जादू टोना इनसे संबंधित था, और यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड से संबंधित है। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं। 74 में आते हैं, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा है, यानी कि जो दूसरा वेद है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें गद्य और पद्य दोनों दिया हुआ है। किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है? तो संगीत किस में अवेलेबल है? संगीत जो है वो सामवेद में है, जिसमें गीत संगीत हमें देखने को मिलता है। 76 नंबर में आते हैं, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को महिवेद भी बोलते हैं, ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, और भैषज्य वेद भी बोलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 76 के बाद आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में। 77 में आप देख सकते हो, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो चारों आश्रम का उल्लेख जो है वो हमें जापालोपनिषद में मिलता है। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, मुंडकोपनिषद में हमें सत्यमेव जयते जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम किस में देखने को मिलता है? तो राष्ट्रीय भावना जो है वो हमें लास्ट वाला आप देखो तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में हमें राष्ट्रीय भावना मजबूत होती हुई दिखाई देती है। 79 में आते हैं, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है वो हमें जो उपवेद देखने को मिलता है वो हमें पहला यानी कि ऋग्वेद जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है वो है। 80 नंबर में आते हैं, वेद त्रयी में शामिल वेद है? तो वेद त्रयी में 3 वेद हैं, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। वहीं पर अगर चारों वेद जिसमें होता है उसको संहिता के नाम से जानते हैं। अगर कहीं पर आपको ये लिखा हो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों ही वेदों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं संहिता। ऋग्वेद में है मंत्रोच्चारण होता है, सामवेद में जो है वो गीत संगीत है, यजुर्वेद में हमें ये कर्मकांड वगैरह, कर्मकांड एट मीन्स की पूजा पाठ और इन सब की विधियाँ किस तरीके से होती हैं इनके बारे में दिया हुआ है, और इसी के साथ में यानी कि औषधि वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है। तो ये 80 क्वेश्चन तक हम यहीं पर आज रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस यानी 81 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप मुझे बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय। Thank you very much.